रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने आपको बताया था, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आया था ½ I ओमेगा स्क्वायर। तो एक तो कल बताया गया था रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो रिलेशन आया था टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। दूसरा बताया था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा। और तीसरा बताया था आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें एक बारीक चीज समझिए जो आपके कई न्यूमेरिकल में है। जैसे मान लीजिए यदि कोई बॉडी, सीधा इसको सामान्य बोलचाल की लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है जो ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है। जैसे फैन, तो फैन रोटेट करता है लेकिन आगे की तरफ नहीं बढ़ता। साइकिल के पहिए को स्टैंड पर खड़ा करके पिछले पहिए को नचाइए तो वह केवल रोटेट करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब कोई बॉडी सिर्फ रोटेट करे लेकिन आगे की तरफ ना बढ़े, एक ही जगह रेस्ट में रह एक ही जगह खड़े होकर रोटेट करे, तो ऐसे मोशन को प्योर रोटेटरी मोशन बोलते हैं। प्योर रोटेटरी मोशन। और जब कोई बॉडी प्योर रोटेटरी मोशन करती है तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और उस बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तब ½ I ओमेगा स्क्वायर फार्मूले से निकालते हैं। तो कभी भी कोई बॉडी यदि रोटेट कर रही हो लेकिन आगे ना बढ़ रही हो तो ऐसे मोशन को प्योर रोटेटरी मोशन कहते हैं। और जब कोई बॉडी प्योर रोटेटरी मोशन करती है तो उसके भीतर जो काइनेटिक एनर्जी है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाला जाता है ½ I ओमेगा से। तो यदि कोई बॉडी केवल रोटेट कर रही है और आपसे पूछा जाए उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो तुमको खुद समझना चाहिए कि जब वो बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसमें एक ही एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो निकलेगा ½ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये नहीं कहा जाएगा कि फला एनर्जी, बस इतना आपको दिखा दिया गया कि एक बॉडी बस रोटेट कर रही है, उसकी एनर्जी बताइए। तो ये आपके दिमाग की बात है कि यदि वो रोटेट कर रही है तो उसमें एक ही एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इससे निकलेगी। अब मान लीजिए यदि कोई बॉडी है जो ऐसे मोशन कर रही है, सरक रही है लेकिन रोटेट नहीं कर रही है, ये घूम नहीं रही है, ऐसे चल रही है आगे की तरफ वी वेलोसिटी से। जैसे मान लो ये चाक है, तो ये चाक ऐसे ऐसे सरक रहा है, तो ये रोटेट तो कर नहीं रहा है, तो इसको लीनियर मोशन कहेंगे या ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो ये है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेशन। और इसमें एक ही काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और वो निकलता है ½ mv स्क्वायर। तो यदि कोई बॉडी सिर्फ स्लाइड कर रही हो लेकिन रोटेट ना कर रही हो, ऐसे बस केवल सरक रही हो, तो उसके अंदर भी एक ही काइनेटिक एनर्जी होती है जिसको हम ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी निकाला जाता है ½ mv स्क्वायर से। यदि कोई बॉडी अब देखिए ये बॉडी है, ये ऐसे रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है वी वेलोसिटी से, तो इसे रोलिंग मोशन कहते हैं, प्योर रोलिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप साइकिल चलाते हो तो आपके साइकिल का पहिया घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। मान लीजिए इस चाक को हमने ऐसे बोल छोड़ दिया, अब ये चाक ऐसे देखिए, ये चाक रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है,
तो जब कोई बॉडी रोटेट भी करेगी और आगे भी बढ़ेगी तो ऐसे मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे आप किसी फुटबॉल को किक कर दीजिए पैर से, तो फुटबॉल जब बढ़ेगा तो ऐसे घूमते हुए भी आगे बढ़ेगा, तो घूम भी रहा है और तो घूम भी रहा है यानी रोटेट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है यानी ट्रांसलेट कर रहा है। तो जब कोई बॉडी इस तरह मोशन करे कि उसमें रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशन भी हो, यानी घूमे भी और आगे भी बढ़े, तो ऐसे मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे बाइक चल रही है तो बाइक का पहिया घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो बाइक का पहिया कौन सा मोशन कर रहा है पूछा, बता दीजिए, रोलिंग मोशन कर रहा है। साइकिल चलते हुए साइकिल का पहिया भी रोलिंग मोशन करता है। यदि हम फुटबॉल को किक करते हैं तो भी रोलिंग मोशन करता है। कार का पहिया चल रहा है, कार को रोलिंग मोशन। तो जितनी भी बॉडी रोलिंग मोशन करती हैं, तो चूंकि रोलिंग मोशन में रोटेट भी कर रही है और तो कई तरह का मोशन होगा, यानी रोटेटरी मोशन भी कर रही है। और इसलिए यदि रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग बॉडी में एनर्जी पूछी जाए तो जो एनर्जी होती है उसे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होता है क्योंकि रोटेट भी कर रही है, आगे भी बढ़ रही है, तो रोटेट करने के कारण ये एनर्जी है और आगे बढ़ने के कारण ये एनर्जी है। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी यदि न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से पढ़ना। यदि उसमें जो बॉडी दी गई है यदि वो केवल रोटेटरी मोशन कर रही है तो उसमें एक ही एनर्जी होती है, उसका नाम, उसकी वैल्यू। यदि कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, सिर्फ आगे बढ़ रही है, घूम नहीं रही है, तो उसमें भी एक ही काइनेटिक एनर्जी होगी, वो इससे निकलेगा। और यदि कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है यानी रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो उसमें को रोलिंग मोशन कहते हैं। और यदि कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी का पूछा जाए तो इससे लगेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि क्वेश्चन पूछा है और बकवास की तरह लगाइए। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि बॉडी में रोटेशन हो रहा है कि ट्रांसलेशन हो रहा है कि रोलिंग हो रही है। यदि रोटेशन हो रहा हो काइनेटिक एनर्जी इससे, ट्रांसलेशन हो रहा हो तो इससे, और रोलिंग हो रही है तो इससे। तो ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए और क्वेश्चन के हिसाब से जो भी मोशन हो रहा है उस हिसाब से एनर्जी निकाल लीजिए। अब इसमें चौथी बात, यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो चूंकि रोलिंग मोशन करने वाली बॉडी में दो तरह की एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें कितने परसेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और कितने परसेंट ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि यदि बॉडी रोल कर रही है तो रोल करने वाली बॉडी में दोनों एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो चूंकि उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी है, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि एक बॉडी रोल कर रही है, उसमें बताइए कितने परसेंट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और कितने परसेंट ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि दोनों एनर्जी उस बॉडी में होती है तो दोनों का परसेंटेज पूछा जाता है। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, एक का बता दे रहे हैं, कुछ आप घर से निकाल के लाएंगे। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ रोटेटरी एंड ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इन अ रोलिंग बॉडी, इन अ रोलिंग बॉडी। यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसमें रोटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है, इसी को अलग अलग आपको परसेंटेज में निकालना है। ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेशन आप कैसे करेंगे, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो चूंकि रोल करती हुई बॉडी में दोनों एनर्जी होती है, रोटेटरी काइनेटिक और ट्रांसलेटरी काइनेटिक।
तो रोटेटरी कितने परसेंट है और ट्रांसलेटरी कितने परसेंट है, इसको कैसे निकालेंगे एक समझिए। मान लीजिए मैं सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल लेता हूँ। सॉलिड स्फीयर, ठीक। तो जैसे सॉलिड स्फीयर पूछ दिया जाए, रिंग पूछ दिया जाए, डिस्क पूछ दिया जाए, सिलेंडर पूछ दिया जाए, तो जैसे मान लीजिए सिलेंडर को हम रोल करा दिए, तो उसमें रोटेटरी क्या परसेंट है, काइनेटिक क्या परसेंट है। रिंग को रोल करा दिए, स्फीयर को रोल करा दिए, डिस्क को रोल करा दिए, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें से हम एक आपको बता रहे हैं सॉलिड स्फीयर का है। तो पहले क्या कीजिए, इस सॉलिड स्फीयर में टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी रोलिंग साइड स्फीयर सॉलिड, तो यदि सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बुक में जितनी भी बॉडीज हैं, चाहे वो थिन रॉड हो, थिन प्लेट हो, स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सिलेंडर हो, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट दी हुई है। आप बुक खोलेंगे इस चैप्टर में तो जितनी भी सॉलिड बॉडीज हैं, चाहे वो रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, थिन रॉड हो, प्लेट हो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिस्ट दिया हुआ है। उसको डिराइव नहीं किया जाएगा, उसको याद कर लीजिए। तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है 2/5 mr²। तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होती है, तो आई की जगह 2/5 mr² रख देंगे। जो भी जैसे यहाँ सॉलिड स्फीयर का केस है तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे। रिंग होता तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होती है। डिस्क होता तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होती। सबकी लिस्ट दी हुई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दीजिए। अब आप सर्कुलर मोशन में पढ़े हो, V = होता है R ओमेगा, तो ओमेगा = V/R। ओमेगा स्क्वायर की जगह आप प्लस हाफ एम। अब देखिए सार स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/5 mv² प्लस 1/2 mv²। इसलिए किया गया ये चेंज कि दोनों mv² में आ गए। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देना है और ओमेगा की जगह V/R रख देना सारे क्वेश्चन। अब देखिए ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7/10 mv²। तो ये टोटल एनर्जी हो गई, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो यदि कोई सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई 7/10 mv²। ठीक। अब निकाला जाए कि इसमें ट्रांसलेटरी काइनेटिक कितनी है। द परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, क्या करिए टोटल कितनी है 7/10 mv² और ट्रांसलेटरी इंटू। तो क्यों पहले हमने परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी निकाला, क्योंकि आपका जो टोटल वाला फार्मूला है वो ट्रांसलेटरी के ही टर्म में लाएगा, इसलिए परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी ही पहले निकलेंगे। अब ये हो गया आपका mv² से mv² कैंसिल, 1/2 इंटू 10/7 इंटू 100, तो हो गया 1000/14। लगभग इतने परसेंट। तो इतने परसेंट हो गई कौन, ट्रांसलेटरी। द परसेंटेज ऑफ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, तो 100 - 71.5
इतने %। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, पहले यदि कोई सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उसके रोल करने में इतने % ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है और इतने % रोटेटरी। कौन ज्यादा है? इसका मतलब यदि स्फीयर को लुढ़का दें तो रोटेट तो धीमे करेगा लेकिन आगे तेज चलेगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसलिए यदि स्फीयर को लुढ़का दीजिए तो तेज भगेगा, रोटेट धीमे करेगा, क्योंकि उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इसी तरह से आप जगह छोड़ दें, सॉलिड स्फीयर बता दिए हैं। अब आपको रिंग का, डिस्क का ये करके लाना है। इसमें क्या बता दें आपको, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, और कुछ बता दें हम। तो आप सॉलिड स्फीयर का मैंने निकलवाया है, और इसी तरह से आप रिंग और डिस्क यदि रोल कर रहे हो तो उसमें कितने % ट्रांसलेटरी है और कितने % रोटेटरी है, ये खुद निकाल लीजिएगा। ठीक। और जितने भी सॉलिड शेप की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैंने बताया बुक में आपके लिस्ट दी हुई है, उनको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। सॉलिड स्फीयर की, हॉलो स्फीयर की, रिंग की, डिस्क की, सिलेंडर की, थिन रॉड की, थिन प्लेट की, इतने की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट आप बना लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि यदि कोई बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टार्क के रोटेट कर रही हो, यदि कोई बॉडी है जो बिना किसी एक्सटर्नल टार्क के रोटेट कर रही हो, तो जितने देर तक वो रोटेट करती रहेगी उसके एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। ठीक। कोई भी बॉडी यदि बिना किसी एक्सटर्नल टार्क रोटेट कर रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम में कभी कोई चेंज नहीं है। हाँ, यदि बॉडी इंटरनल टार्क की वजह से रोटेट कर रही हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब बाहर से टार्क लग जाएगा, एक्सटर्नल टार्क, तब उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी यदि बिना एक्सटर्नल टार्क को रोटेट कर रही है, यानी उसको रोटेट कराने वाला कोई इंटरनल टार्क है, तो यदि एक्सटर्नल टार्क बॉडी पे नहीं लगा है तो उसके एंगुलर मोमेंटम में कभी कोई चेंज। अब जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो बाहर से कोई आदमी पकड़ के घुमा रहा है उसको, बाहर से कोई पुली पट्टा लगा है, मोटर वोटर, तो क्या बाहर से कोई टार्क लगा है? यानी अर्थ का अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो बिना किसी एक्सटर्नल टार्क के। तो जब अर्थ बिना किसी एक्सटर्नल टार्क के रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा, जब भी निकालिए हमेशा सेम आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट यही होगा कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल टार्क इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग without any external torque
इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी यदि किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टार्क जीरो, बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल टार्क रोटेट कर रही है, यानी बॉडी पर बाहर से कोई टार्क नहीं लग रहा, यानी एक्सटर्नल टार्क, तो ऐसे केस में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, और एंगुलर मोमेंटम मींस आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, और इस पर यदि न्यूमेरिकल लगाना हो तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है, इसी से न्यूमेरिकल लगते हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल हम बता दें इस पर। जैसे मैंने अभी बताया कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उस पर कोई बाहर से टार्क नहीं लगता है, ठीक। मान लीजिए एक सवाल आपसे किया गया, तो अर्थ का रोटेशन अंडर एक्सटर्नल टार्क है कि बिना एक्सटर्नल टार्क है, बिना एक्सटर्नल टार्क है, तो जब अर्थ बिना किसी एक्सटर्नल टार्क रोटेट कर रही हो तो इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम कभी नहीं चेंज होगा, जब भी आप निकालेंगे सेम ही आएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन कहा गया, ये क्वेश्चन एक आध बार कंपटीशन में आया भी है कि यदि अर्थ अचानक श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए, जैसे रात में खा पी के खूब सोए हो, तुम्हें पता नहीं चला और अर्थ सिकुड़ गई, इतनी सिकुड़ गई कि उसकी रेडियस पहले की आधी हो गई, तो जो शहर 300 किलोमीटर पे है वो 150 पा जाएगा। तुम्हारी मौसी यदि 2 किलोमीटर दूर है तो, यदि 1 किलोमीटर दूर है तो, यदि ½ किलोमीटर दूर है तो मौसी का घर तुम्हारे घर से सट जाएगा। हाँ, तो मौसी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सबसे पावरफुल रिश्ता है ना मौसी वाला, हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग, उतना बड़ा पावर किसी में नहीं होता। तो यदि अर्थ अचानक श्रिंक कर जाए तो उसकी रेडियस पहले की, तो मास तो चेंज नहीं होगा, जितना मिट्टी उट्टी है वो तो श्रिंक कर गया, वो तो उतना ही है, तो मास चेंज नहीं होगा सिर्फ। तो पूछा जाता है कि यदि अर्थ अचानक श्रिंक कर जाए इस तरह की, उसकी रेडियस पहले की आधी हो जाए, तो एक दिन कै घंटे का होगा? इस समय दिन कै घंटे का है? 24 घंटे। तो यदि अर्थ अचानक श्रिंक कर जाए तो उसकी रेडियस पहले की आधी हो जाए, तब एक दिन कै घंटे का होगा? देखिए, मान लीजिए ये अर्थ है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, इसकी रेडियस r है और मास ये रोटेट कर रही है, और एक रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट कितने देर में पूरा कर रही है? 24। वही तो दिन की लंबाई है, एक रोटेशन जितने देर में पूरा करती है वही तो अर्थ का टाइम पीरियड है, और वही 1 डे भी है। तो इसका टाइम पीरियड t है, t1 है, जिसकी वैल्यू हम मान ले रहे हैं कितनी? 24 आवर। अब अर्थ अचानक श्रिंक कर गई कि उसकी रेडियस पहले की आधी हो गई, मास वही रह गया, अब टाइम पीरियड मान लीजिए कितना हो गया? t2। नहीं, ये कैसे जोड़े? t1 था, पता नहीं कितना, t2 मान लिया। अब चूंकि अर्थ का रोटेशन बिना किसी एक्सटर्नल टार्क होता है, इसलिए अर्थ के एंगुलर मोमेंटम में तो जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना अब भी है। तो देखिए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। तो अब पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m² इंटू ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2π/t। ओमेगा का फार्मूला होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़े हो, तो ओमेगा 1 है इसलिए आई स्क्वायर, ठीक है। अब लिख लीजिए फाइनल मोमेंट, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम L5 फाइनल, तो I2 ओमेगा 2 स्क्वायर
अब वैल्यू रखिए, तो फाइनल एंगल I2 मतलब 2/5 m। अब रेडियस कितनी है? R/2 का इंटू ओमेगा, यानी ठीक है, सिंस द मोशन ऑफ अर्थ इज विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क, हेंस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल। चूंकि अर्थ का मोशन बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क है, इसलिए जितना एंगुलर मोमेंटम इनिशियली होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में भी। तो इनिशियली कितना है जरा देखिए, 2/5 mr² इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो 4π² फाइनल एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr²/4 अब देखो 2/5 mr², 2/5 4πi², 2 से अच्छा तो कैंसिल हो चुका। अब यहाँ क्या बचा, 1/T1² इज इक्वल टू 1/4 T2²। तो 4T2² इज इक्वल टू, एक मिनट देखो एंगुलर, अच्छा एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर नहीं होता, I ओमेगा होता है। टू पाई ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो T1 इज इक्वल टू, तो 4T2 इज इक्वल टू, तो T2 इज इक्वल टू, तो T1/4। तो T1 कितना है 24 आवर, तो ये हो गया 24/4 6 आवर। यानी अर्थ यदि अचानक इस तरह सिकुड़ जाए तो उसकी रेडियस पहले की, तब एक दिन कै घंटे का होगा, 3 घंटे का दिन और 3 घंटे की, ठीक। अच्छा रहेगा खराब रहेगा? क्यों खराब रहेगा? 21 तारीख को आप स्कूल आएंगे, 22 तारीख को, 23 को सोएंगे, फिर 24 को, तो क्या प्रॉब्लम है? 3 घंटे रात होगी, 3 घंटे दिन, एक दिन भर रात में सो जाइए। 3 घंटे की रात होगी और 3 घंटे का दिन होगा, तो एक दिन भी सोइए, एक रात भी सोइए, 6 घंटे सोइए। तो जब सो के उठोगी तब तक 2-3 दिन बीत जाए, 2 दिन बीत जाए। इतने जो बैल वाले हैं सोने वाले, 8, 9, 10 घंटे वाले, उनका तो 2 दिन निकल जाए। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यदि बाहर से कोई टार्क नहीं लग रहा है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स बुक में दिए हुए हैं, ठीक। उन एग्जाम्पल्स को आप पढ़िएगा, उसमें यदि कोई डाउट आपको नज़र आएगी, ठीक है, हमको डाउट नज़र आएगी तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक हेडिंग और था, थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिसेज और थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिसेज, वो दोनों सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो थियरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिसेज नहीं पढ़ना है, ठीक। एक छोटी सी हेडिंग दिया है कि रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन
रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको हम बता देते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी यदि कोई बॉडी बिना स्लिप किए, यदि कोई बॉडी बिना केवल रोल कर रही है इंक्लाइंड प्लेन पर, जैसे इंक्लाइंड प्लेन है और हम इस पे चाक रख दिए और छोड़ दिए, तो चाक ऐसे रोल करता हुआ नीचे आएगा कि नहीं, मतलब स्लिप ना करे, ऐसे रोल करते हुए नीचे ऐसे सरके ना, स्लिप ना करे। तो यदि कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए रोल करती आए तो उसके लिए कंडीशंस क्या है, किन कंडीशन में ऐसा होता है, इसको समझना है। और इस पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं जिनको हम बताएंगे, एग्जैक्टली इसी से लगते हैं, उनको भी लगाने का तरीका सीख जाएंगे। तो क्या लिखे, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, कंडीशंस लिखे, कंडीशंस ऑफ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे देखिए, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन थीटा है, इस पर कोई एक बॉडी, अब ये बॉडी रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी कंस्ट्रक्शन है इसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस, और ये ऐसे रोल करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। तो फ्रिक्शन चैप्टर जब हमने पढ़ाया था आपको, तो फ्रिक्शन में एक चीज बताया था कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हो या मोशन कर रही हो, ये आप फ्रिक्शन चैप्टर के वीडियो में देखेंगे, मैंने बताया था जब भी कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी हो या मोशन कर रही हो, तो सबसे पहले कुछ आवश्यक डायग्राम ड्रा कर लीजिए। इसका वेट इधर, वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और ये स्लाइड नीचे कर रही है तो फ्रिक्शन इधर, ठीक है। तो इतना आपको जब भी कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर हो, अब इंक्लाइंड प्लेन पर चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इससे मतलब नहीं है रेस्ट में हो या मोशन में हो, क्वेश्चन क्या पूछा ये भी छोड़ दीजिए, बस आप जान गए कि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो इतना डायग्राम आपको ड्रा कर लेना चाहिए, तब आगे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ये इंक्लाइंड प्लेन पर ये बेसिक चीज है। तो कभी भी चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, यदि आपको बताया गया है कि बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो चाहे मोशन करे ना करे, स्लाइड करे, रोल करे, रेस्ट में हो, कुछ भी हो, वो उतना डायग्राम आपको ड्रा करना चाहिए। अब ये बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, इसकी रेडियस आर है, तो इसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा, इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा इधर काम करेगा, एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करेगा और फ्रिक्शन इधर काम करेगा। अब मान लीजिए ये ए एक्सीलरेशन से रोल कर रही है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन का आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो उसमें मैंने समझाया था कि यदि कोई बॉडी ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रही हो, चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, उससे मतलब नहीं है। यदि बॉडी ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रही है तो उसके न्यूमेरिकल यदि आपको सॉल्व करने हैं तो लॉज ऑफ मोशन से ही लगते हैं। तो यहाँ याद रखिए, पहले लॉज ऑफ मोशन ही यूज करेंगे।
फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन। अब याद रखिए, इससे बहुत सारे जितने पुली के क्वेश्चन हैं, फ्रिक्शन का जो वीडियो बनाया था उसमें पुली का भी क्वेश्चन बताया हो, उसको देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रही हो तो कोई न्यूमेरिकल लगाना है तो लॉज ऑफ मोशन लगेगा। लॉज ऑफ मोशन लगाने का तरीका क्या है? जिधर मोशन हो रहा है उधर का फोर्स लीजिए माइनस अपोजिट फोर्स लीजिए इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सीलरेशन। जिधर मोशन हुआ उधर का फोर्स ले लिया माइनस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स ले लिया इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ले लिया। तो ये लॉज ऑफ मोशन है। ठीक, अच्छा एक बार अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें सीक्वेंस ऐसे ही लगेगा। कई क्वेश्चन है जिनके लगाने का मॉडल एक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं, और इस तरह तरीके को यूज करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन लगाकर एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक, अब आप देखिए उसके बाद क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन में ही करना है। द टॉर्क ऑन बॉडी, तो टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, चाहे पहले टार्क कैसे निकालिए, टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन फ्रॉम एक्सिस। तो एक्सिस यही है और फोर्स की एक्शन लाइन यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर हो गया। तो टार्क का एक फार्मूला ये हो गया। एंड आल्सो वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। देखिए ये सीक्वेंस याद करना, अभी आगे कुछ पुली के क्वेश्चन बताएंगे, ये सब कंपटीशन में ज्यादा आते हैं, होम एग्जाम में भी दिया जाता है। तो बस 3-4 तरीके याद कर लो, सारे क्वेश्चन उसी से लग जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है कि लॉज ऑफ मोशन लगा के एक इक्वेशन बना लेना है, फिर टार्क के 2 फार्मूले लिखने हैं, एक फिगर से और एक टाउ इज इक्वल टू आई है, सब में यही होगा। अब इक्वेशन 2 और 3 दोनों टार्क का ही फार्मूला है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम होगी। फ्रॉम 2 and 3 एफ आर इज इक्वल टू, अब अल्फा की जगह आप जानते हो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन में। तो अल्फा की जगह ए बाई आर हो गया इज इक्वल टू एफ आर। ठीक, तो एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आई, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तब एक्सीलरेशन आएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1, और यही सीक्वेंस याद करना। अभी एक और क्वेश्चन बताएंगे, एकदम सेम ऐसे ही लगता है, 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे सेम ऐसे ही लगता है, एक भी स्टेप इधर उधर नहीं, इसका फिक्स है कि ऐसे ही लगेगा। पहले लॉज ऑफ मोशन लगा के इक्वेशन बनाएंगे, फिर टार्क के दोनों फार्मूले लिखेंगे, फिर दोनों फार्मूलों को फिर ए की जगह अरे अल्फा की जगह और वहां से एफ निकालेंगे, और एफ निकाल कर इसमें पुट करिए एम जी साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन इज इक्वल टू, अब इसको इधर कर दीजिए, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस ए कॉमन हो जाएगा एम प्लस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देयरफॉर ए विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आई। ठीक, ठीक है। अब ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो एफ इज इक्वल टू आई इंटू ए की जगह साइन थीटा ये तो हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ना तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो आई इंटू एम सी साइन थीटा अपॉन
mr² प्लस i, mr² प्लस, ठीक। आप चाहिए i को नीचे कर दीजिए तो हो जाएगा mg अपॉन mr² बाई i प्लस 1, ठीक। अब जैसे पूछा जाता है कि कोई बॉडी बिना स्लिप किए यदि रोल कर रही है तो इसके लिए कंडीशन बताइए। तो आप बता दीजिए कि यदि कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रही है तो बिना स्लिप किए रोल करेगी यदि उसका एक्सीलरेशन इतना हो या फ्रिक्शन इतना हो। यदि कोई बॉडी किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए रोल कर रही है तो ये तभी संभव है जब एक्सीलरेशन इतना हो या फ्रिक्शन, यदि एक्सीलरेशन इससे कम या ज़्यादा है तो स्लिप कर जाएगी, यदि फ्रिक्शन इससे कम या ज़्यादा है तो स्लिप कर जाएगी। तो कोई भी बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए रोल कर सकती है यदि एक्सीलरेशन इतना हो या फ्रिक्शन। अब जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि स्फीयर के रोलिंग के लिए कंडीशन बताइए। चाहे रिंग के लिए बताइए। कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग फॉर रिंग, रिंग मान लीजिए, ठीक। तो एक्सीलरेशन निकालिए रिंग का। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है? mg अपॉन, और आप जानते हो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है अपॉन कैंसिल, तो कितना होगा नीचे? तो 2m, तो mg साइन थीटा अपॉन 2m यानी हाफ g साइन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रिंग इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए रोल कर सकती है यदि उसका एक्सीलरेशन कितना हो? हाफ। यदि इतने एक्सीलरेशन से रिंग नीचे आए इंक्लाइंड प्लेन पर तो सरकेगी नहीं, प्योर रोल करते हुए बिना सरके नीचे आ जाएगी। फ्रिक्शन कितना हो उससे निकलेगा mg साइन थीटा अपॉन mr² और रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस 1 कैंसिल, तो f इज इक्वल टू हाफ mg साइन। तो इस तरह के तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी रिंग, कोई रिंग किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए रोल करता हुआ नीचे आए, इसके लिए कंडीशन बताइए। तो आप सॉल्व कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए कि कोई रिंग किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए और रोल करता हुआ नीचे आएगा यदि उसका एक्सीलरेशन इतना हो या फ्रिक्शन इतना हो। यदि फ्रिक्शन इतना है या एक्सीलरेशन तो वो रिंग इंक्लाइंड प्लेन पर बिना स्लिप किए रोल करती हुई, ऐसे ही पूछ दिया जाए स्फीयर के लिए बताइए, सिलेंडर के लिए बताइए, डिस्क के लिए बताइए, तो किसी का भी निकालना हो तो जैसे निकालेगा निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा और इसी तरह का एक क्वेश्चन बता दें आपको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए यह एक डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है, ये डिस्क है। अब इससे धागा ऐसे लपेट दिया गया है, जैसे डिस्क है इस पर धागा एक लेकर लपेट दीजिए, नीचे ब्लॉक लटका दीजिए जिसका मास स्मॉल m, कैपिटल ये स्मॉल m। तो क्या होगा जरा सोच के बताओ तुम लोग। तुम खुद ये तमाशा करो घर पे तो क्या देखने को मिलेगा? एक ऐसे ही ले लो
डिस्क और उस पर धागा लपेट दो। अब दूसरे डोर से कोई चीज तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, यानी नीचे आएगा मान लीजिए एक्सीलरेशन से, तो ये रोटेट करेगा। मान लीजिए सवाल पूछ दिया तो इसका वेट कितना काम करेगा, आई स्ट्रिंग में टेंशन टी ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसकी रेडियस आर है। अब ये एक्सीलरेशन से सबसे पहले जरा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, लॉज ऑफ मोशन। फ्रॉम लॉ mg माइनस टी इज इक्वल टू, हो गया। अब क्या करेंगे, द कार्बन तो टाउ इज इक्वल टू फोर्स, तो यही टेंशन ही फोर्स है, यही रोटेट करा रहा है, तो फोर्स की जगह टेंशन, और यही एक्सिस है, और यही ना एक्शन लाइन हो गई, तो एक्सिस से एक्शन लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड आल्सो वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू, एकदम वही क्वेश्चन ही है, और ऐसे करीब 7-8 क्वेश्चन है जो एक ही तरीके से लगते हैं, इसीलिए बच्चे स्टेप याद कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के स्टेप याद कर लेते हैं। भाई पहले लॉ ऑफ मोशन लगा दो, फिर टार्क के दोनों फार्मूला लिख दो, फिर दोनों को टी निकाल दो, इक्वेशन में पुट कर दो, ये आ जाएगा। यही बस तरीका ही है, ठीक। और ये जानते हो इसलिए इक्वेशन 2 और 3 से बोलो, टी आर इज इक्वल टू अल्फा की जगह तो टी इज इक्वल टू आई ए बाई, और चूंकि ये क्या है, डिस्क है, तो चूंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी हाफ, तो ये आई की वैल्यू रख देंगे, तो टी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए अपॉन, तो कितना होगा हाफ, या फिर टी की वैल्यू हो गई। अब क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो जैसे पिछले वाले में जहां पे फ्रिक्शन था, इसमें वहां टेंशन है, उसमें जो रोल फ्रिक्शन प्ले कर रहा था वही रोल इसमें, और कुछ थोड़ी। अब टी की वैल्यू पुट करो, हाफ इज इक्वल टू, तो एम जी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ए इज इक्वल टू 2/3, जी की वैल्यू रख दीजिए 9.8, एसिलेशन आ गया। अब एसिलेशन की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन पुट करिए, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप बुक में देखेंगे, साल एग्जाम्पल में देखेंगे। तो हालांकि ये क्वेश्चन दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो एकदम सिमिलर है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेना, लॉ ऑफ मोशन लगा लेना, एक इक्वेशन, फिर टार्क का एक फिगर से एक आई अल्फा, फिर दोनों को इक्वल करना है, अल्फा की जगह ए वाई आर रखना है, तो वहां से फोर्स निकल जाएगा। अब जैसे पिछले वाले में रोटेट कराने वाला फोर्स फ्रिक्शन था, इसमें रोटेट कराने वाला फोर्स टेंशन है, तो उसी तरह से जो भी रोटेट कराने वाला फोर्स हो उसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब उस रोटेट कराने वाले फोर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो अब फिर ठीक है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर एक एग्जांपल बताया हुआ था, ऐसे कई एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें पढ़ोगे, जैसे डांस करते हैं सब, डांस इसमें कोई करता है,
चलो डांस का डेफिनेशन बता दो। अरे पहले कोई चीज़ पढ़ने जाती है तो डेफिनेशन ही तो सीखते हैं। हम फिजिक्स पढ़ाने आए तो पहले फिजिक्स का डेफिनेशन बताएंगे। डांस वह कला है जिसके माध्यम से हम विभिन्न शारीरिक क्रियाओं द्वारा मन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो डांस करने में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज होता है। तो दिया हुआ उसको पढ़ लेना कि डांस में एंगुलर मोमेंटम का यूज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज क्या होता है और कहाँ होता है। फिर यदि कोई ऊपर से जंप कर दिया तालाब में, नहाने वाला क्या होता है, हाँ स्विमिंग, तो उसमें ऊपर से कूदते हैं। तो कूदने वाले कैसे कूदते हैं, वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज कहाँ कैसे है, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल से पढ़ लीजिएगा। और मैंने बताया कि जो बॉडीज़ हैं रिजिड, जैसे सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है, रॉड है, प्लेट है, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसकी कितनी होती है, यह एक टेबल बनाकर कॉपी पर लिख लेना और इस पर कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशन या सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे।